हेलो। हेलो। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड हेलो, मॉर्निंग हाँ, गीता गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो। मेरी गुड आवाज़ मॉर्निंग आप मैम। तक आ रही है? आवाज़ यस आ रही है मैम, मेरी आप यस सभी मैम, को? आपकी आवाज आ रही है मैम, क्लियरली आ रही है। ओके। हेलो। सबसे पहले इस मीटिंग में मैं अपनी हेड मैम का स्वागत करती हूँ और साथ ही आज की स्पीकर शेफाली मैम का स्वागत करती हूँ और आप सभी बच्चों को जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के आप सभी बच्चों का इस मीटिंग में स्वागत है। आप सभी को पता है कि यह मीटिंग आपके सर्टिफिकेट कोर्स के सेकेंड डे की है, जिसमें कि आज शेफाली मैम आपको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, देयर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल में बताएंगी। आपका समय न लेते हुए मैं आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ और आप सभी बहुत ही लाभान्वित होंगे इस मीटिंग से। इसलिए मैं शेफाली मैम को इनवाइट करती हूँ कि मैम आए और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच गीता मैम। एंड मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे अभी 30+ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस मैंने मैम, दिख योर रही है। स्क्रीन इज विजिबल। ओके बेटा। बच्चों, तो आज सेकेंड डे है इस सेशन का। और सेकेंड डे यानी 20 मई को जो कोर्स हम आज लेने जा रहे हैं वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये आज हम स्टडी करेंगे। तो हम अपने प्रेजेंटेशन पर मूव ऑन करते हैं। आज सेकेंड डे है और जैसा कि हमने बताया आपको, आज हम क्रोमोसोम्स और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सब बच्चों का मैं वेलकम कर रही हूँ यहाँ पे। फिर हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में सबसे पहले बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो क्रोमोसोम्स हमने कल स्टडी किया था कि क्रोमोसोम्स आर हेरिडिट कैरियर ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल। वो डीएनए को कैरियर करते हैं और डीएनए को कैरी करने के लिए वो बाकायदे उसको हिस्टोन के साथ डीएनए को बांध करके और बहुत अच्छे से पैक कर कर क्रोमोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल रहता है। तो अब ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? नॉर्मल क्रोमोसोम्स जिनको हम ऑटोसोम्स और एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम जिनको हम जानते हैं, उनके अलावा भी सेल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में हमें कुछ अलग टाइप के क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम से भिन्न है, डिफरेंट है। डिफरेंट किस कंडीशन, किस तरीके से होंगे? डिफरेंट वो हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। वो नॉर्मल क्रोमोसोम से थोड़े बड़े होंगे और देखने में जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे उनका साइज हो सकता है, वो कुछ अलग टाइप के होंगे, उसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हो सकती है। ऐसे कई सारे स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है लैम्ब्रश क्रोमोसोम। लैम्ब्रश क्रोमोसोम, इसका जो नाम है, ये कह सकते हो कि लैम्प, आपने लैम्प को देखा होगा, घरों में जो लैम्प यूज होता था, देखा है आपने? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यस, तो बेटा उसको साफ करने के लिए एक ब्रश आया करता था। और ये जो क्रोमोसोम है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर उस लैम्प के ब्रश जैसा है, इसलिए इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में जो oocytes होते हैं, जो एग का फॉर्मेशन होता है, वहां पे कुछ क्रोमोसोम्स, स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स बनते हैं जिनको हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहे कहे जाते हैं उन्हें। तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे है? क्योंकि देखो ये बहुत साइज में लार्ज होते हैं। इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ, ये साइज में जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है उनसे भी कई ज्यादा बड़े होते हैं, अप टू 1 मिलीमीटर तक। 1 मिलीमीटर, आप समझ सकते हो कि 1 मिलीमीटर की किसी भी आकृति को हम आंख से देख सकते हैं। 1 मिलीमीटर को तो हम देख सकते हैं ना बच्चों, जबकि नॉर्मल क्रोमोसोम्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम उसे माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ ऑफ द लैम्ब्रश क्रोमोसोम हम इन्हें देख सकते हैं।
और क्या खास बात होती है लैम्ब्रेस्ट क्रोमोसोम में? लैम्ब्रेस्ट क्रोमोसोम होता क्या है पहले देखो। आप उस साइट्स में जब एग का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट है, तो यहाँ पे देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात हम कर रहे हैं। एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और एक मैटरनल क्रोमोसोम है। और कुछ नहीं, ये डिप्लोटीन की स्टेज है, मियोसिस की डिप्लोटीन स्टेज के बारे में आप जानते हो ना। उस टाइम पर ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो जाता है, लैम्ब्रेस्ट टाइप का। तो डिप्लोटीन स्टेज में आपको देखने को मिलते हैं कुछ क्यास्मेटा पॉइंट्स, है कि नहीं? क्यास्मेटा पॉइंट के बारे में आप लोग जानते हैं? यस मैम। हाँ बेटा, आप लोग ने इसको पढ़ा हुआ है। तो क्यास्मेटा पॉइंट्स को हम जानते हैं, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है सिनेप्सिस के बाद, और डिप्लोटीन में हमको क्यास्मेटा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग अलग। ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये एक क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरे होमोलॉगस का सिस्टर क्रोमैटिड है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में हमें क्यास्मेटा पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो लूप्स के फॉर्म में आ जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लूप्स। देखो ये क्रोमैटिड ही है, सिस्टर क्रोमैटिड्स ही हैं दोनों। एक अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो यहाँ पे जो क्रोमैटिड है वो लूप्स के फॉर्म में आ गया है, इसलिए इतनी बड़ी साइज का हो गया है। और ये जो लूप्स है, ये क्रोमोसोम से, क्रोमोमियर से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लैम्प के ब्रश जैसा हो जाता है। और ये जो लूप्स की संख्या है, ये इतनी ज्यादा हो जाती है, इतने बड़े हो जाते हैं कि करीब 1 से लेकर 9 लूप्स तक आपको एक सिंगल क्रोमोमियर में दिखने लगते हैं, क्रोमोसोम में दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो गया है। सिंपली ये है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ही, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, पर क्योंकि यहाँ पे लूप्स इतने बड़े हो गए हैं, इस वजह से हमें ये ऐसा देखने को मिल रहा है। तो होता क्या है, अब ये लैटरल लूप्स हैं क्या? ये जो क्रोमैटिड्स हमारे इस तरीके से लूप्स की फॉर्म में बन गए हैं। देखो इस तरीके से ये एक लूप दिखाया जा रहा है। तो ये एक लूप दिखाता क्या है, कि एक लूप जो है बेटा क्रोमैटिन फाइबर का, ये दिखाता है कि इस एरिया में डीएनए इज अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर जो एम्फीबियंस में जो ऊ साइट है, यहाँ पे ये जो लूप्स बन रहे हैं, ये वो पोजीशन है या ये वो एरिया है जहां पर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा तेजी से होता है। और ये इसलिए हो रहा है ताकि जो ग्रोइंग एग है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सके। आप जानते हैं आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रोटीन्स बनेंगे, है ना बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ इन लूप्स के पास में आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एग को, ग्रोइंग oocyte एग को प्रोटीन की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है। और ये लूप्स यही दर्शाते हैं, द लूप प्रेजेंट्स द साइट्स फॉर जीन एक्शन ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है बच्चों? यस मैम। मैम क्लियर है। तो ये हो गया हमारा लैम्ब्रश क्रोमोसोम, जो कि हमें oocytes में, एम्फीबियंस के oocytes डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, जहां पे क्रोमोसोम्स बहुत इनलार्ज हो जाते हैं और करीब 1 mm के हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्पेशल क्रोमोसोम है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, या इसे हम जायंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। जायंट क्रोमोसोम हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि साइज में ये बड़ा है, इसलिए हम इसको जायंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये भी हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि अभी हमने लैम्ब्रेश क्रोमोसोम देखा, ये हमें इनवर्टिब्रेट्स में उस साइड डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो जायंट क्रोमोसोम्स हैं, ये हमको कुछ जो सलाइवरी ग्लैंड्स में लार्वे होते हैं, जैसे कि आपका ड्रोसोफिला, कायरोनेमस लार्वा, ये सब लार्वा जो डेवलप करते हैं, उनके ग्रोइंग स्टेज में, उनके लार्वल स्टेजेस में हमको ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम पॉलीटीन, जायंट क्रोमोसोम या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोलते हैं, ये हमको उसे में देखने को मिलता है। इसकी भी खासियत क्या है, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये भी नॉर्मल क्रोमोसोम से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। द क्रोमोसोम इज वेरी लॉन्ग, अप टू 200 टाइम्स देन द नॉर्मल क्रोमोसोम। एक नॉर्मल क्रोमोसोम से ये कई गुना ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको हम जायंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो आपके ये जो इंसेक्ट्स हैं, ड्रोसोफिला है, कायरोनोमस लार्वा है, इनके लार्वल स्टेजेस में ये हमको देखने को मिलता है। और इसको पहली बार जो जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था,
उनका नाम था बालबियानी, सी बालबियानी। और अभी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि बालबियानी के नाम पर ही रोसोफ ये लार्वे में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम बालबियानी रिंग्स कहते हैं। वो आपको नेक्स्ट उसमें पिक्चर में दिखाऊंगी मैं। होता क्या है कि अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको कुछ लाइटर और कुछ डार्कर बैंड्स देखने को मिल रहे होंगे, कुछ लाइटर बैंड्स और कुछ डार्कर बैंड्स। तो ये जो पॉलिटीन लार्वा है, पॉलिटीन का क्रोमोसोम है, इसमें आपको डार्क और लाइट बैंड्स का एक पूरा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो डार्कर बैंड्स हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये बैंड्स देखिए, यहाँ पे आपको बैंड्स दिख रहे हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। ये पूरा एक बड़ा सा क्रोमोसोम है पॉलिटीन का। और यहाँ पे कुछ पफ्स, पफ को आप समझ सकते हो, कोई चीज जब कोई चीज फूल जाती है उसको हम पफ बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ इसी क्रोमोसोम में कुछ पफ्स जैसी आकृतियां बन जाती हैं, फूली हुई आकृतियां बन जाती हैं। इन आकृतियों को हम बालबियानी रिंग्स बोलते हैं। अब ये बालबियानी रिंग्स क्या है, देखो। तो ये बालबियानी रिंग्स भी वो साइट है जहां पर आरएनए की एक्टिव सिंथेसिस हो रही होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है जायंट क्रोमोसोम का, इतना बड़ा क्यों है, इसको समझने की जरूरत है बच्चों। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि एक प्रक्रिया होती है एंडो रीडुप्लीकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि क्रोमैटिड्स डिवाइड तो किए, कई बार डिवाइड किए, डिवाइड करते गए, लेकिन वो सब इकट्ठे एक ही एरिया में अलाइन हो गए, उनका सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुई। लगातार डिवीजन तो मतलब कैरियोकाइनेसिस तो होती गई, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। इसकी वजह से सारे क्रोमोसोम्स एक साइड 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 करके अपने आप को अलाइन कर लिए हैं। तो ये पूरा का पूरा फिब्रिल एक ही रिपीटेड साइकिल ऑफ एंडोडुप्लीकेशन की वजह से एक सिंगल क्रोमैटिड इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है। इसलिए इसको पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल का जो क्रोमोसोम है वो तो बार बार डिवाइड कर रहा है, लेकिन सारे सारे जो क्रोमोसोम्स है वो एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, वो सेपरेट नहीं हुए हैं, अलग अलग सेल्स में नहीं गए हैं, एक ही सेल के अंदर एकत्रित हो गए, जिसकी वजह से ये इतना एनलार्ज, इतना बड़ा हो गया है इसका स्ट्रक्चर। आप सोचिए, अगर क्रोमोसोम बार बार डिवाइड करते जाएगा तो उसकी वो सेल कितनी बड़ी हो जाएगी, वो कितना क्रोमोसोम कितना साइज में बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ है, इसने डिवाइड तो किया है, लेकिन सारा जो भी क्रोमैटिन है वो एक साथ इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया है। ये जायंट क्रोमोसोम कहलाता है। आपको ये, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रोसोफिला, कैरोनोमस, इन सभी लार्वा में देखने को मिलता है ये क्रोमोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ड्रोसोफिला का ही एक जायंट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको पता है कि ड्रोसोफिला में कुल 4 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये चारों जो जायंट क्रोमोसोम्स है, ये सब फ्यूज हो जाते हैं एक एरिया से, जिसको कहते हैं क्रोमोसेंटर। और देखो, ये क्रोमोसोम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारा एक्स क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्योंकि सारे क्रोमोसोम एनलार्ज होकर एक ही साथ जुड़ गए हैं, इसलिए ये इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है कि हमको ये करीब नॉर्मल क्रोमोसोम से 200 टाइम्स ज्यादा ये बड़ा हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको ड्रोसोफिला का सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इस पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ। तो ये हमने 2 डिस्कस किए, लैम्ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। लैम्ब्रश क्रोमोसोम आपको एम्फीबियंस के एग डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, वहीं पर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आपको ये कायरोनोमस लार्वा लार्वल डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। और दोनों ही जगह खास बात क्या है कि जो पफ्स जो इनका स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, यहाँ पर एक्टिव आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिससे कि जो लार्वा है उसे डेवलपमेंट में प्रॉपर प्रोटीन्स मिल सके, प्रॉपर उसको जो भी चीजें हैं वो उसे प्रोवाइड की जा सके। इसलिए यहाँ पर एक्टिव आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है और इसका स्ट्रक्चर इतना एनलार्ज हो जाता है। मूविंग ऑन, अब एक और स्पेशल क्रोमोसोम है जिसको हमें डिस्कस करना है, वो है सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम। इसे बी क्रोमोसोम भी कहते हैं, इसे एक्सेसरी क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्सेसरी क्रोमोसोम्स, बी क्रोमोसोम्स
और सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम्स। सुपर न्यूमररी का मतलब क्या है? सुपर न्यूमररी का मतलब है कि किसी प्लांट में या किसी भी स्पीशी में जो संख्या है क्रोमोसोम की, उससे इतर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का प्रेजेंस। जैसे कि मान लो आप धनिया की बात करो, धनिया में 16 प्लॉडी, उसका जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो 16 है। तो 16 क्रोमोसोम्स के साथ ये जो 16 क्रोमोसोम्स हैं जो कि हेरिडिटी में जीन्स को कैरी करने का काम करेंगे, डीएनए को कैरी करने का काम करेंगे, ये तो वो करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभी यदा कदा सेल्स में, जिन्हें हम बी क्रोमोसोम्स या सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये एक या दो किसी भी मतलब सेल में इनका जो संख्या है वो डिफर कर सकती है। किसी सेल में मान लो एक ही प्लांट की दो सेल्स को हम देख रहे हैं, किसी एक सेल में एक ही क्रोमोसोम, हम मतलब एक ही बी क्रोमोसोम की संख्या है, और वही बगल में दूसरे सेल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो इनकी संख्या भी बहुत मतलब वैरी करती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी सेल्स हो जिसमें एक भी बी क्रोमोसोम या एक भी सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम्स ना हो, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम्स कहते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो करीब 600 ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जहां पे आपको ये बी क्रोमोसोम्स देखने को सेल में मिल सकते हैं। जनरली ये छोटे होते हैं साइज में। नॉर्मल क्रोमोसोम अगर जो जिस साइज का होगा, वो ये जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं ये उनसे जनरली छोटे होते हैं। एक्सेप्शन है स्कियारा। स्कियारा में जो बी क्रोमोसोम्स हैं वो, अभी मेरे को जब चित्र दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होगा कि बी क्रोमोसोम्स कैसे डिफरेंट है। बी क्रोमोसोम हेरिडिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते, इनका कोई मतलब खास रोल नहीं है, इनके प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता फर्टिलिटी या प्लांट के किसी स्वरूप में। ये देखने को और अभी ये क्वेश्चन बना हुआ है, फिर होते किस लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेज में जैसे मैंने बताया कि जनरली किसी भी सेल, किसी भी प्लांट स्ट्री में एक या दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन मेज में एक सेल में करीब 25 से 30 बी क्रोमोसोम देखे गए हैं। तो डिलीट हो गई। इसका प्रेजेंस जो है जनरली वो कहा जाता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन मेज में कभी कभी यदा कदा देखा गया है कि इसकी वजह से जो फीगर और फर्टिलिटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस होती है। पर जनरली ये इनएक्टिव रहता है। इसका किसी भी प्रकार से जेनेटिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। अभी किसी किसी सेल में अगर बी क्रोमोसोम है तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। अ, वो स्लाइड शायद यहाँ से हट गई है, मैं आपको दिखाऊंगी, रुक जाइए। ये स्लाइड मैंने डाली थी लेकिन ये यहाँ से शायद डिलीट हो गई। आ, मेरी ही सीनियर, मेरे लैब में हमने जेनेटिक्स पे काम किया है, और मेरी सीनियर डॉक्टर हर्षिता द्विवेदी का ये पेपर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जो कि बी क्रोमोसोम्स पर ही था। बच्चों आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर है मैम। हाँ, तो देखो यहाँ पे इस पेपर में, ये रिसर्च पेपर है, रिपोर्टिंग ऑफ बी क्रोमोसोम इन ट्रैकिस्पर्मम अमी, यानी कि अजवाइन। अजवाइन का साइंटिफिक नेम ट्रैकिस्पर्मम अमी है। और यहाँ पे आपको बी क्रोमोसोम रिपोर्टिंग की गई थी। ये मेरे सीनियर का पेपर है, और मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ जहाँ क्रोमोसोमल प्लेट्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वहां पे कि बी क्रोमोसोम कैसे नॉर्मल क्रोमोसोम से भिन्न है। देखो, ये एक मेटाफेज की मियोसिस की स्टेजेस है सारी। ये मेटाफेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे दिख रहे हैं। फिर ये एनाफेज की स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे दिख रहे हैं। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। फिर देखो यहाँ पे कहीं भी आपको छोटे क्रोमोसोम्स से एक्सेसरी क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिल रहे, ना इस स्लाइड में ना इस स्लाइड में। लेकिन अगर आप जब सी प्लेट को देखिए, सी प्लेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स, जो ये क्रोमोसोम्स हैं बाइवेलेंट्स हैं, इनके अलावा आपको दो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे एरो के माध्यम से,
वो दर्शाए भी गए हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? यही बी क्रोमोसोम्स है। दिख रहा है? यस मैम, मैम। अब देखो नीचे, नीचे की एक स्टेज और है। यहाँ पे आपको दो बी क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, एक्सेसरी क्रोमोसोम्स। यहाँ पे इस वाली प्लेट में ये भी एक मियोसिस की सेल है। यहाँ एक ही बी क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि बी क्रोमोसोम किसी सेल में दो हो, किसी सेल में एक हो, या किसी सेल में हो ही ना। तो देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इस वाली प्लेट में भी एक है। इस सेल में दो बी क्रोमोसोम्स थे। यहाँ फिर से देखो, ये मेटाफेज 2 की स्टेज है। यहाँ फिर से आपको दो बी क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। ये एनाफेज 2 की स्टेज है, चार पोल्स पे क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको दो बी क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बी क्रोमोसोम्स हैं जो साइज में नॉर्मल क्रोमोसोम से जनरली छोटे होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम आगे बढ़े। यस मैम। अब बी क्रोमोसोम्स के बारे में ये कहा जाता है कि इनका कोई हेरिडिटी, मतलब कि ये कोई इनके होने या ना होने से कोई नुकसान नहीं होता किसी प्लांट पे, प्लांट स्पीशी पे। मतलब अगर अजवाइन का पौधा है, अजवाइन का पेड़ है, तो उसके अगर कोई सेल में बी क्रोमोसोम है या नहीं है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हेरिडिटी पे कोई असर नहीं डालते हैं। तो ये हमारे हो गए बी क्रोमोसोम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो ये थे हमारे तीन स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, पॉलीटिन क्रोमोसोम और हेलो। यस मैम। बेटा मेरी आवाज आ रही है अभी? यस मैम। मुझे यस भी मैम, क्लियर है। मुझे भी पता चला कि आप लोग को प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही थी। मैं बैग जा रही हूँ। ये बताओ, तुम लोग ने ये स्लाइड्स देखी है कि नहीं देखी है? नहीं नो मैम, कुछ भी नहीं देखते हैं। मैम न्यूक्लिक एसिड तक था, हम लोग देखे हैं। इसके बाद ये पूरा नहीं देखा तुम लोग ने? नहीं नो मैम, ये सब कुछ नहीं देखे हैं। ये स्लाइड देखी है? यहाँ। यस मैम, ये स्लाइड बस देखे हैं। गॉड, मुझे और मैं बोले जा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं। ठीक है बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस पे हम आते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और आप समझ सकते हो कि ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? दो प्यूरीन और दो पिरिमिडीन से मिलकर हमारा नाइट्रोजनस बेसिस बने होते हैं। तो अगर डीएनए है तो वो भी चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना है। ग्वानिन, एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। सिमिलरली जो हमारा आरएनए है वो भी चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना हुआ है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। वहां पे थायमीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए में थायमीन प्रेजेंट है और साइटोसिन प्रेजेंट है।
प्यूरिन्स। जबकि आरएनए में प्यूरिन्स तो हमारे एडेनिन और ग्वानिन ही हैं, लेकिन पिरिमिडिन्स साइटोसिन और यूरासिल हैं। वहां पे थायमिन इज नॉट प्रेजेंट। और दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो एक डिफरेंस है। यहाँ पर इस पोजीशन पर यूरासिल में मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आप नाइट्रोजन से ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कट गया यहाँ पे इमेज। ये जो हमारा यूरासिल है, यूरासिल में इस पोजीशन पर एक सेकेंड, यूरासिल में इस पोजीशन पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो शुगर से भी मिलकर बना हुआ है। हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की, अब शुगर। तो शुगर दो प्रकार के होते हैं। डीएनए में जो शुगर पाया जा रहा है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो राइबोस शुगर है। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है आप देखिए, तो दोनों ही पेंटोस शुगर है। पेंटोस का मतलब है कि 5 कार्बन शुगर। जैसे कि आपका ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, ये सब 6 कार्बन के शुगर हैं। ये आपका जो डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले जो शुगर हैं वो 5 कार्बन के शुगर हैं, तो इसलिए हम इन्हें पेंटोस शुगर कहते हैं। और इसमें भी एक अंतर है स्ट्रक्चरली, अगर आप देखो तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो वहां पे 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। डीऑक्सी का मतलब क्या है, ये खास ध्यान देने की बात है कि आप पहले तो देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ कार्बन है। ये है हमारा पेंटोस शुगर। ये भी पेंटोस शुगर है। आरएनए में भी जो शुगर पाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी पेंटोस शुगर है। लेकिन राइबोस शुगर में आप देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस मैम। यस मैम मैम। आ रही है। तो क्लियर हो रहा है बेटा? आप लोग ये डीऑक्सीराइबोस शुगर में यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर जो ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हटा दिया गया है। ऑक्सीजन जो हटाया गया है, ये भी बेटा नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि क्यों ऑक्सीजन को हटाया गया। मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगी कि डीएनए में जो डीएनए एक डबल हेलिक्स है, आरएनए एक सिंगल हेलिक्स है। तो क्योंकि डीएनए को ज्यादा स्टेबल होने की जरूरत है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि डीएनए को ज्यादा स्टेबल रखने के लिए, डीएनए को ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया गया। हटाया किसने? नेचर ने। तो यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ये जो शुगर है ये राइबोस शुगर है। नेक्स्ट, अब हम न्यूक्लिक एसिड की ही बात कर रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड हमारा फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस और हमारा शुगर से मिलकर बना है। डिऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर से मिलकर बना है। तो न्यूक्लिक एसिड है क्या? इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ये स्ट्रक्चर है, आप इसको देखिए, ये एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड है और ये एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? जब हमारा ये राइबोस शुगर एक तरफ तो हमारे फॉस्फोरिक एसिड से बॉन्डेड है और एक तरफ नाइट्रोजनस बेसिस से बॉन्डेड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। वहीं पर जब हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर एक तरफ फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेसिस से बॉन्डेड है और फिफ्थ कार्बन के पास ये फॉस्फोरिक एसिड से बॉन्डेड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड। Each nucleotide consists of nitrogenous bases attached to pentose sugar and the phosphate group. अगर ये phosphate group ना हो, इस इतने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, हमारा राइबोस शुगर, हमारा या डीऑक्सीराइबोस शुगर, इतने स्ट्रक्चर को, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, इतने स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। देखो, और जब हमारा फॉस्फोरस ग्रुप भी ऐड हो गया तब इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, विदाउट द अटैच्ड फॉस्फोरेट ग्रुप द शुगर सिंपली, जब वो नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्पोजिशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब फॉस्फोरिक ग्रुप भी ऐड हो गया तब इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।
तुम लोग को क्लियर हो रहा है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस? यस मैम। ठीक है ना, जब फास्फोरस ग्रुप भी ऐड हो गया तो वो पूरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। और जब सिर्फ हमारा पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेसिस से एडेड मतलब बॉन्डेड है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मूविंग ऑन। अब ये जो फास्फोरस ग्रुप ऐड हुआ, ये जो फास्फोरिक ग्रुप ऐड हुआ, उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया, अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। और एक न्यूक्लियोटाइड जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड करता है, जब 5 to 3' डायरेक्शन में जब हमारा न्यूक्लियोटाइड इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड पहले न्यूक्लियोटाइड पर एक्ट करता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि यहाँ पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन पे ही जो हमारा अगला आने वाला न्यूक्लियोटाइड है वो एक्ट करेगा, वो अब यहाँ इस पर आकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जो चेन है वो फर्दर आगे ग्रो करेगी। तो कैसे ग्रो करेगी? देखो ये हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, सपोज कर लो इसको हम एक बोल देते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब आएगा और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वो कहाँ एक्ट करेगा? थर्ड पोजीशन पर, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर वो एक्ट करेगा और यहाँ पर वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इस जब उनका बॉन्ड बनेगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो इस थर्ड एंड पर इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया, ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर आया, मतलब इसका जो फॉस्फोरिक ग्रुप है वो यहाँ पर आया इस न्यूक्लियोटाइड का, उसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जब बॉन्ड बना तो कुछ निकलेगा भी, कोई मॉलिक्यूल निकलेगा भी। तो निकला क्या? देखो यहाँ से OH ग्रुप निकला और ये H, ये H2O के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल का पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकला और ये दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से ऐड हो गए, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। अब खास बात एक और ध्यान देने की क्या है कि यहाँ पे जो 5' डायरेक्शन में फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट था ये फ्री है, और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया वो थर्ड पोजीशन पर आया। तो ये जो आप 5' 5p' 3OH' सुनते हो ना 5 to 3' डायरेक्शन? यस मैम। हाँ, तो वो यही है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन भी जब होगा, अब आप आगे पढ़ोगे तो आप हमेशा देखते हो 5' to 3'। तो 5' का मतलब क्या है कि जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका फिफ्थ एंड फ्री है, उसका जो फिफ्थ कार्बन है वो फ्री है और वहां पे फॉस्फोरिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। और जो ग्रोइंग चेन होगी वो थर्ड एंड पर बार बार एक्ट करेगी, थर्ड एंड पर फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इस वाले एंड को पे एक्ट करेगी। तो जो हमारी ग्रोइंग चेन होगी वो 5' to 3' डायरेक्शन में कही जाती है। जो कहा जाता है वो इसका मतलब यही है कि जो फर्स्ट कार्बन है, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फोरिक ग्रुप फ्री है, और जो ग्रोइंग चेन होगी उसका थर्ड एंड फ्री रहेगा, थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। ये क्लियर है बच्चों? 5p to 3' का मतलब क्या है? यस यस मैम। ओके। यस मैम। अब हम आते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसका जो श्रेय जाता है वो कुछ वैज्ञानिकों को जाता है। सबसे पहले हम इनको आप पहचान रहे हो, ये हैं वॉटसन एंड क्रिक। आपने बहुत बार इनको देखा होगा, स्पॉटिंग में भी आप लोग से पूछा गया है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, और साथ में उनके साथ रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन्होंने भी बहुत उसमें काम किया था। इनका श्रेय ये है बेटा कि फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेजेस डेवलप किए थे। और इन इमेजेस, ये देखो एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेज है डीएनए का, इस इमेज को देखकर और चारगाफ रूल को समझने के बाद फिर हमारे ये दो वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक और सॉरी वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, और जिसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स दिया था। उन्होंने बताया कि डीएनए के 2 हेलिक्स होते हैं जबकि आरएनए का सिंगल हेलिक्स होता है, हम सब जानते हैं। और ये दोनों जो हेलिक्स हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से ग्रो करते जाते हैं,
और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5 पी डैश फ्री रहता है, और उसका, और जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, तो इसका सबसे अंत वाले न्यूक्लियोटाइड का 3rd एंड फ्री रहता है। ये हो गया एक हेलिक्स। जो दूसरी हेलिक्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं एंटी पैरेलल। ये 5 to 3 डैश है, और ये इधर से 5 to 3 डैश है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, फॉस्फोरिक ग्रुप, डिऑक्सीराइबोज शुगर, और ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे सपोज कर लो एडेनिन है, दूसरे वाले स्ट्रैंड में, दूसरे वाले हेलिक्स में यहीं पर थाइमीन प्रेजेंट होगा, और इनके बीच में, इन दोनों हेलिक्स में जो नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट हैं, ये और ये, इन दोनों के बीच में एक लूज बॉन्ड होगा जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से दोनों हेलिक्स जुड़े रहेंगे। एडेनिन होगा तो अपोजिट उसी जगह पर थाइमीन होगा, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। जहां पर न्यूक्लियोटाइड में ग्वानीन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट स्टैंड में, ऑपोजिट हेलिक्स में, वहां पर साइटोसिन प्रेजेंट होगा, और ग्वानीन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से जो दोनों ऑपोजिट हेलिक्स हैं जो कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, उनमें नाइट्रोजनस बेसिस का बॉन्डिंग होगा। एक तरफ अगर एडेनिन है तो दूसरे वाली स्ट्रैंड में थाइमीन से बॉन्डिंग होगी, एक तरफ अगर ग्वानीन है तो दूसरे स्ट्रैंड में वो साइटोसिन से बॉन्ड करेगा, और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ये है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जहां पे बेस पेयरिंग होगी एडेनिन और थाइमीन की, ग्वानीन और साइटोसिन की। इस तरीके से ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करेंगे। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है डीएनए का। आप इसको देखो, डबल हेलिक्स, ये जो आप देख रहे हो ये बैकबोन है, ये हमारा न्यूक्लियो राइबोस, डिऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फोरस है। ये जो आप बीच में पीला पीला देख रहे हो ना, ये डिनोट कर रहा है नाइट्रोजनस बेसिस की बॉन्डिंग। यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग है। इस तरीके से ये दर्शाया जाता है डीएनए का डबल हेलिक्स। ये मेजर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है, और ये बेसिस है। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है 0.34 nm की होती है, और एक पूरा हेलिक्स जो कि टर्न लेता है तो उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए इस पूरे एक लूप की लेंथ को 3.4 nm कहा जाता है, क्योंकि 10 पेयर्स, जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं तब जो है एक टर्न लिया जाता है, तो ये 3.4 nm का एक इसको लेंथ कहा जाता है। और इस हेलिक्स की विड्थ कितनी है, 20 nm, 20 नैनोमीटर की इस हेलिक्स की विड्थ है, मतलब दोनों हेलिक्स के बीच में 20 नैनोमीटर का फासला है। अब जो हमारा डीएनए है, वो नॉर्मल डीएनए जो है वो बी डीएनए होता है, लेकिन उसके कुछ डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं, जैसे कि ए डीएनए और जेड डीएनए। तो यहाँ पे जेड डीएनए छिप गया है। ए डीएनए और बी डीएनए जो है कि दोनों ही राइट हैंडेड हेलिक्स हैं, मतलब राइट हैंडेड हैं, जबकि जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड है, वो बाईं ओर से मतलब रोटेट करता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट हैंडेड है। ये मोस्टली जो पाया जाने वाला डीएनए है वो बी फॉर्म डीएनए ही है, लेकिन ए डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए भी पाया जाता है कभी कभी। और सबसे कॉमन तो मैंने बताया आपको कि बी फॉर्म डीएनए, जिसकी विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है उसकी विड्थ 18 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड, एक तो हमने स्टडी किया डीएनए, दूसरा है हमारा एमआरएनए, सॉरी आरएनए। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट है, और जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल प्रेजेंट है, और फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है। और आरएनए एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए की तरह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम थोड़ा सा आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए जो पाए जाते हैं सभी सेलुलर फॉर्म्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, 3 प्रकार के मुख्यतः पाए जाते हैं। एक तो है हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम टीआरएनए कहते हैं। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा
जितना भी हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स हम डीएनए के फॉर्म में जो भी कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं वो पहले ट्रांसक्राइब होते हैं, मैसेंजर आरएनए में उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए भी अपना रोल प्ले करते हैं। फिर उसका प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तब हमें वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होकर हमारे अंदर वो दिखते हैं। तो अब हम वन बाय वन अपने एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए को डिस्कस करते हैं। एमआरएनए क्या है? ये इंटरमीडिएट है डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो ट्रांसक्रिप्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। देखो ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, एडेनिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन, दोनों एंटी पैरेलल हेलिक्सेस हैं। यहाँ पे एक प्यूरिन ने दूसरे पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड किया है, ये डबल हेलिक्स है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के बाद हमें एमआरएनए मिलता है, उसी डीएनए से हमको एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मिलता है। और फिर इस एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो एक पूरा प्रोटीन बनता है, और फिर उस प्रोटीन से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। तो ये है हमारा मैसेंजर आरएनए, जो कि इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। मैसेंजर बोलते हैं क्यों? क्योंकि जो भी डीएनए से मैसेज है ये हमको मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में वो ट्रांसलेट होती है। और इसका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? एमआरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। और इसका जो लोकेशन है वो साइटोसॉल के अंदर एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस बाहर आकर के होती है। फिर राइबोसोमल आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। हम मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे थे यहाँ पर कि मैसेंजर आरएनए से फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट होती है। अब यहाँ पर आता है राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का रोल। ये राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है यूकैरियोट्स में, मतलब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन उनका जो दो यूनिट्स होती हैं, ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है, वो डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में वो 16S आरएनए और 23S आरएनए से मिलकर बना होता है। 16S आरएनए स्मॉलर सब यूनिट होता है, 23S आरएनए लार्जर सब यूनिट होता है। उसी प्रकार से हमारा जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट जो है वो 28S आरएनए से मिलकर बना होता है, और स्मॉलर सब यूनिट 18S आरएनए से मिलकर बना होता है। ये दोनों यहाँ पर ट्रांसलेशन के टाइम पर एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। और ये है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो अब जब ट्रांसलेट होगी तो ये हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ग्रो करता जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी चीजें आपको ज्यादा इलेबोरेट हम आगे के, मतलब आगे के जो लेक्चर्स होंगे परसों नरसों, तब हम उसके बारे में और आपको जो बाकी टीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि इनका रोल क्या है। तो राइबोसोमल आरएनए दोनों यूनिट्स ज्वाइन करती हैं और यहाँ पर एमआरएनए आकर के अटैच होता है। फिर आता है रोल टीआरएनए का। टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर के आता है अपने इस एंड से, और वो यहाँ पर फिर एमआरएनए पे रीड करता जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर एक क्लवर लीफ लाइक का है, और ये क्या करता है? tRNA is a small RNA which acts as an adapter for protein synthesis. ये अमीनो एसिड्स को लेकर के आता है, एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसको रीड करता है, और उसके उसके परस्पर कोडॉन्स को ले आकर के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द न्यूक्लिक एसिड्स। अब आप लोग बताओ बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। आप लोग के जो भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं मुझसे। एनीवन? मैम ऑल क्लियर है, सब समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर थैंक यू बच्चों। ठीक है। हेलो। हाँ रवि हाँ सर। मैम, आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ हेलो। रही है। हाँ मैम, कहिए। थैंक यू। कि तो आज का जो लेक्चर था दूसरे दिन का, जो कि शेफाली मैम ने लिया, और इसमें हमारे कॉलेज के और चुनार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के बच्चे जुड़े थे। और अभी तक पहले और दूसरे दिन के लेक्चर में जो शेफाली मैम ने कवर किया, जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है।
और अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो शेड्यूल्ड है, तो कल गीता मैम या जो होंगे उनके द्वारा लिया जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं सभी बच्चों को थैंक यू कि उन्होंने जुड़ के हाँ सुना। बिल्कुल सर। थैंक यू बच्चों की आप सब ने जो है इतने अच्छी संख्या में जो है इस कोर्स को में ज्वाइन किया। आप सब तो हैं ही, साथ में जो हमारे चुनार महाविद्यालय के भी बच्चे हैं उन सबको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। अब हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम कल फिर इसी टाइम पे संभवतः मिलेंगे और आगे इस सर्टिफिकेट कोर्स में जो अन्य कोर्सेज हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों आप सभी इस मीटिंग से अब आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों।